डॉक्टर गौरव विजय। आज जो बेटा अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो आप लोगों के लिए बहुत काम आता है फिजिक्स के अंदर। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद मोशन एंड रेस्ट, दोनों चीजों के बारे में जो डील करता है उसको अपन क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स की जो ब्रांच स्टार्ट हुई यहीं से हमारे पास पूरा इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हमारे पास इंक्लूड किए जाते हैं। से अगर अपन कहें वर्क, पावर, एनर्जी, पूरा काइनेमेटिक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी चीज मोशन के अंदर हो रही है, भले वो फ्लूइड मोशन में हो, भले वो हमारे पास कैसा नॉर्मल मोशन में हो जो स्ट्रेट लाइन में होता है, या कोई सर्कुलर मोशन के अंदर हो, कोई भी डिमांड हमारे पास किसी भी बॉडी के मूवमेंट की आती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। तो इसीलिए मैकेनिक्स को बोला जाता है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिस्क्राइब्स एंड प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो किसके बारे में बात करती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, दोनों के बारे में बात करती है। और उसी चीज को अपन आगे की तरफ बॉडीज के अंदर अंडर द एनालिसिस ऑफ द फोर्स, और उसके अंदर किसका एनालिसिस करते हैं, फोर्स का, कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अपन ने लगाया है। कोई भी बॉडी के ऊपर जब अपन फोर्स लगाते हैं तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर क्या करती है, मूव करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाती है। और जो वो मूवमेंट होता है बॉडी का वो हमारे पास किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स के थ्रू आता है। इसी के अंदर हमारा सारा का सारा मोशन के बारे में डील होगा, सारा के सारा पार्टिकल्स के बारे में डील होगा, जो भी हमारे पास मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर गौरव विजय। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास मैकेनिक्स, जो किसकी ब्रांच है, फिजिकल साइंस की ब्रांच है, जो किसके बारे में डील करता है, प्रिडिक्ट करता है हमारे पास किसके बारे में बात करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसके अंदर बॉडीज आई, रिजिड बॉडीज के रेस्पेक्ट, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में बात करी, फिर मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात करा, यानी बॉडीज और फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, जो हमारे पास नॉर्मल तरीके से अपने आप जो मूवमेंट में आता है। और तीसरी चीज आती है डिफॉर्मेबल बॉडीज की फॉर्मेट में। ठीक है, इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर हमारे पास नए चैप्टर की तरफ आएंगे। पर हमारा जो मेन टारगेट है उसके ऊपर यूज आएंगे, पर बेसिक चीजें जो आपको मैकेनिक्स के बारे में पता होनी चाहिए वो यहाँ पर। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहली बात, रिजिड बॉडी क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है दोस्तों, रिजिड बॉडी के अंदर मतलब कोई भी बॉडी जो हमारे पास एक कांस्टेंट फॉर्मेट में हो, उसके ऊपर अगर अपन फोर्स भी लगा सकते हो, वो बॉडी अपने आप मूव भी कर सकती है। कोई भी एनी बॉडी, वी आर द रिजिड बॉडीज। अपन क्या है, रिजिड बॉडीज है, जिसको किसी भी तरीके से मूव किया जा सकता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिजिड बॉडीज कहते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज को भी क्लासिफाई किया गया स्टैटिक और डायनामिक्स के फॉर्मेट में। स्टैटिक्स जहां पर मोशन नहीं हो पाएगा, मतलब बॉडी किस पर है, रेस्ट पर। एनी बॉडी विच विल बी ऑन अ रेस्ट, इसको कहते हैं अपन स्टैटिक्स। डायनामिक्स, कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट में है, मोशन में है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायनामिक्स कहलाता है, जिसको अपन डील करते हैं किसके बारे में, मोशन के बारे में। ठीक है, ये भी अपने आप में दो चीजों में क्लासिफाई होता है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ये अपने आप में दो चैप्टर्स हमारे पास आएंगे जिसको अपन यूज करेंगे। सबसे पहले, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। बिना फोर्स को लगाए किसी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो वो काइनेमेटिक्स है। और ऐसी चीज जिसके अंदर अपन फोर्स भी लगा रहे हैं और उसका कोई वेट भी है, उसका मास भी मेजर किया जा रहा है, मतलब स्टडी ऑफ मोशन एक्सिस्टिंग बिटवीन मास, मोशन एंड फोर्स, तीनों चीजों पर डिपेंड करे। बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मूवमेंट कितना हो रहा है, मतलब कितना मोशन के अंदर बॉडी आ रही है, और उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तीनों चीजों पर जो चीज डिपेंड करती है वो हमारे पास काइनेटिक्स कहलाता है। समझ गए क्या। सबसे पहले मैकेनिक्स को पहला क्लासिफिकेशन दिया गया मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में। यहाँ पर दो चीजें आई, एक स्टैटिक जो रेस्ट के बारे में बात करती है, एक डायनामिक्स जो किसके बारे में बात करती है, मोशन के बारे में। स्टैटिक को अपन ने दोबारा से क्लासिफिकेशन किया काइनेमेटिक्स में और काइनेटिक्स की फॉर्मेट में। काइनेमेटिक्स, जैसी बॉडी जो अपने आप मूव कर रही है, जिसके ऊपर मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे अपन किसी भी स्लिपरी एरिया पे होते हैं तो अपने आप हमारी बॉडी मूव कर जाती है, करती है या नहीं करती, तो वो हमारे पास किसके अंदर आता है, काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, काइनेटिक जिसके अंदर बॉडी का वेट मतलब मास भी देखा जाएगा, मोशन भी देखा जाएगा, और उसके बारे में फोर्स के बारे में बात करेंगे। तीनों चीजें जहां डील की जाती है वो हमारा कहलाता है काइनेटिक्स। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल मतलब चेंज। हियर बॉडीज आर एज्यूम्ड टू बी परफेक्टली रिजिड। यहाँ पर बॉडीज क्या होती है, परफेक्टली रिजिड होती है, मुझे कितना मैं उसके अंदर डिफॉर्म कर सकता हूं,
बेटा अगर आप लोग ब्रांच के होते हैं, सिविल मैकेनिकल ब्रांच के होते हैं, तो आप लोगों को बहुत आगे की तरफ चीजें देखने की मिलेगी कि मैं किसी बॉडी को कितना डिफॉर्म कर सकता हूँ। डिफॉर्म करने का मतलब मैं किसी बॉडी को कितना चेंज कर सकता हूँ। जैसे बॉडी है, अब ये बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा टफ है, तो मैं इसको डिफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब चेंज नहीं कर रहा मतलब। बट अगर मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसा फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, तो वो चीज हमारी डिफॉर्मेशन कहलाती है। से लाइक दिस, अगर ये बॉडी थी, इसके ऊपर मैंने यहाँ से एक वेट लगाया, यहाँ से एक वेट लगाया, ठीक है, क्या इन दोनों तरफ से कोई चीज बैलेंस्ड है? ये दोनों अगर वेट बराबर है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाएगी। बट अगर ये वाला वेट W1 ज्यादा है किससे? W2 से। W1 ग्रेटर देन कितना? W2, तो बॉडी कहाँ डिफॉर्म हो जाएगी? नीचे की तरफ डिफॉर्म हो जाएगी। किसकी वजह से हो रही है? W1 की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बॉडी के अंदर चेंज होना। या फिर इन शॉर्ट अपन दूसरे भी कह सकते हो उसको अगले तरीके से कि अगर ऐसे नहीं होगा तो बॉडी इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर बिल्कुल बीच में से फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी डिफॉर्म होती हुई इतना इसके अंदर स्लैग आ जाएगा, मतलब इतनी वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। किसी भी बॉडी के ऊपर जैसे अपन वेट लगाते हैं तो बॉडी अंदर की तरफ चली जाती है। कितना अंदर की तरफ जाती है, इसको आप लोग क्या कहते हो? डिफॉर्मेशन। मतलब कोई भी चीज का छोटा सा बॉडी का क्या होना? चेंज होना। अगर मैंने इस लिमिट के बाद इसको अगर चेंज कर दिया तो ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है? डिफॉर्मेबल। ऐसी चीज इतना वेट लगाना कि बॉडी हमारे पास सिर्फ इतना वैरी कर सके कि इससे ज्यादा अगर मैं वैरी कराऊंगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो वो हमारे पास डिफॉर्मेबल कहलाता है। क्लियर? इसके बाद आता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में सब लोग बहुत बढ़िया से जानते हो। फ्लूइड मतलब कोई भी ऑयली सरफेस हमारे पास हो जाना। ऑयल अगर हमारे पास सरफेस के ऊपर है, अगर अपन उसके ऊपर पैर रखेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? स्लिप हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें फ्लूइड, ऑयल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, या फिर नॉर्मल हमारे पास कोई भी ऐसी चिकनी चीज, मतलब ऐसी हमारे पास जो आराम से किसी बॉडी को क्या कर सके? मूव करा सके, वो सब किसमें आता है? फ्लूइड के अंदर आता है। ये क्या डील करता है? डील विद प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी है, मतलब कौन सी बॉडी कितना रेस्ट पर आ रही है। ऑफ नॉन रिजिड बॉडी, मतलब इक्विलिब्रियम वाली, रिजिड से नॉन रिजिड वाली बॉडी के अंदर, सच एज लिक्विड और गैस। जैसे हमारे पास क्या होता है? लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है, समझ में? तो ये सब चीजें हमारे पास काम आएगी। किसके लिए आएगी? ये सब चीजें मैकेनिक्स के अंदर अपन यूज करेंगे। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बेटा हमारे पास है वर्क, पावर एंड एनर्जी। यहां से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से आपको फोर्स के बारे में, डिस्टेंस के बारे में और वर्क के बारे में तीनों चीजें एक साथ आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग उन तीनों के रेस्पेक्ट में एक साथ काम कर पाओगे, ठीक है। तो अपन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये हमारा नॉर्मल थ्योरी, अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि क्या कहलाता है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। ध्यान से देखना उस चीज को कैसे करते हैं, पर टेक अ स्मॉल लुक। ध्यान से इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपन हमारे चैप्टर पे आते हैं, जो चैप्टर क्या कहता है? वर्क एंड एनर्जी। बेटा वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना। किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगा हुआ है, वो बॉडी कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल कर जाए, क्या किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगाया जाए और बॉडी अपनी पोजीशन को छोड़ करके दूसरी पोजीशन पर चली जाए, तो वो चीज क्या कहलाती है? हमारी वर्क। जैसे मैं इस पैन के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं और पैन मूव करता हुआ वहां तक चला गया, तो ये चीज क्या कहलाती है? हमारी वर्क कहलाती है। वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी कैपेसिटी हमारे पास किसकी, कितनी एनर्जी की मुझे जरूरत है, कितने फोर्स की मुझे जरूरत है यहां से यहां तक इसको ट्रेवल कराने पर, तो वो मेरे पास डिपेंड करती है। हमारे पास क्या? एनर्जी डिपेंड करती है। इसी के साथ इन दोनों के बीच में एक वर्ड आता है जिसको कहते हो आप लोग क्या? पावर। कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है उसको आप लोग क्या कहते हो? पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन वर्डिंग्स आपके काम आएंगे, एनर्जी, पावर एंड वर्क। वर्क इज said to be done by the force, ये किसी भी फोर्स के थ्रू होता है। when that force acting on a body, जब वो फोर्स अपन लगाएंगे किसी भी बॉडी पर, move the body through certain distance। जो बात मैंने अभी आपको हिंदी में समझाई वो इंग्लिश में यहाँ लिखी हुई, ध्यान समझो कि जब वर्क क्या होता है, जब वर्क कब कंप्लीट होता है? जब कोई फोर्स अपन किसी भी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, when the force acting on a body moves the body through certain distance, जिससे हमारी बॉडी कुछ डिस्टेंस तक पहुंच जाए, तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। से एग्जांपल लेता हूं मैं, a force exerted by a man for lifting of water from the well। कुएं में से कोई आदमी पानी निकाल रहा है, बाल्टी के अंदर डाली और जैसे बाल्टी भरी उसने उसको ऊपर की तरफ क्या कर लिया? खींच लिया। तो ये क्या हो रहा है? उसका वर्क हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है।
तो इस चीज को क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। जैसे रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है तो वो पैडल मार रहा है, वो वर्क काम कर रहा है, इसलिए रिक्शा कहां जा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। कोई भी बॉडी का मूवमेंट आगे की तरफ होना वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिक्शा पुलर, फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, रिक्शा पुलर के, इन ड्रैगिंग इज रिक्शा, ताकि उसका रिक्शा आगे की तरफ खिंच सके। ड्रैग मतलब करना, खींचना, तो आगे की तरफ खिंच सके, तो वो हमारे पास कहलाता है वर्क डन कहलाता है। ठीक है, अब वर्क दो टाइप से होते हैं, एक बार कांस्टेंट फोर्स के थ्रू और एक बार वेरिएबल फोर्स के थ्रू। अभी अपन कांस्टेंट फोर्स को देख रहे हैं, ध्यान से देखना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के अंदर कुछ नहीं है बेटा, एक बॉडी है हमारे पास, दिस वन इज द बॉडी, इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया और ये बॉडी डिस्प्ले हो गई, यहां से यहां तक की बाई चांस डिस्प्ले हो गया। से मैंने इस बॉडी को इस तरीके से फोर्स लगाया था, एंगल की फॉर्मेट में लगा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे तो बॉडी डिस्प्ले होकर के यहां तक आ जाएगी और हमारे पास जो भी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा आर डिस्टेंस हो जाएगी। तब भी हमारे पास वही चीज आएगी और कंपोनेंट के अकॉर्डिंग करोगे तब भी वही चीज आएगी। फोर्स लगने पर कोई भी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए तो अपन कहते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, वर्क डन हमारा जनरेट हो रहा है। सिमिलरली देखो, ये हमारा फोर्स है, इसका ये अपन ने कितने एंगल से इसको लगा रखा है, थीटा एंगल से लगा रखा है, तो बच्चों ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस ऑफ कितना थीटा, जानते होंगे सब लोग, एफ कॉस ऑफ कितना थीटा। एंगल के पास वाला हमेशा कॉस होता है और एंगल के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, साइन होता है, एफ साइन ऑफ थीटा। जानते या नहीं जानते, एंगल से लगा हुआ हमेशा कॉस कंपोनेंट है और एंगल के जस्ट जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा साइन कंपोनेंट कहलाता है। तो ये एफ कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कंपोनेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट का मतलब ही समझ में आता है कि कॉस थीटा की फॉर्मेट में आएगा, किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास आ गया डेल्टा आर ऑफ कॉस ऑफ थीटा, अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एफ कॉस थीटा और डेल्टा आर कॉस थीटा। बेटा डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में जब डायरेक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और फोर्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन होगा तो फोर्स आ जाएगा। कुल मिलाकर के आना वही एफ डॉट डेल्टा आर। इसको ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ कॉस ऑफ थीटा और मल्टीप्लाई बाय कितना, डेल्टा आर, बाद देखिए एफ डॉट डेल्टा आर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, आगे बिल्कुल इसी तरीके से अपन ने इस चीज को मेंशन किया। ये था हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के रेस्पेक्ट। अब सिमिलर फॉर्मेट में बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं इस कांस्टेंट फोर्स की जगह यहाँ पर वेरिएबल फोर्स कर दूं तो इसके अंदर क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पर कर दिया अपन ने क्या, वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स कर देंगे तो कुछ नहीं है, वेरिएबल में ये वैरी कर गया, एक पॉइंट P1 से एक पॉइंट कहां तक आ गया, P2 तक से। इसका एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया कि अगर कोई फोर्स लग रहा है F और उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना है, dr है या डेल्टा r। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है बेटा F डॉट डेल्टा r। तो छोटा सा dw अपन ने कर दिया F डॉट में कितना, dr। इसको इंटीग्रेट कर दो इनिशियल से लेकर के फाइनल, क्योंकि वर्क डन जीरो से शुरू होकर के कहां चला जाएगा, फाइनल तक। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट कर दो P1 से लेकर के कहां तक, P2 तक। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट P1 है और फाइनल पॉइंट कितना है, P2 है और ये कोई भी एंगल हमारे पास यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है जो कि कितना है, थीटा एंगल प्रिपेयर हो रहा है। उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर प्लेस कर देना F डेल्टा आर कॉस ऑफ कितना थीटा आ जाएगा। इंटीग्रेशन वाला जहां भी कंसेप्ट यूज करेंगे वो अपने को इंडिकेट करेगा किसके बारे में, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के रेस्पेक्ट। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स कराऊंगा कि इन दोनों चीजों पर किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, कैसे अपन काम में करते हैं। तो टेक अ स्मॉल लुक, इसको पहले एक बार देख लो फिर अपन आगे की तरफ लेकर के आते हैं। ठीक है, जल्दी से देखना।